जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है कीर्ति कैंपस में। इस पीवाईक्यू की श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे मुद्रा और बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग, और इसमें 2024 तक के रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी या अभी एक रेलवे का एसआई का एग्जाम हुआ था, उसमें जो भी जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं लेटेस्ट, वो सारे के सारे आपको यहाँ पर कराए जाएंगे। और इसमें केवल क्वेश्चन करते हुए आपको पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? तो यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन सा मुद्रा का कार्य है और कौन नहीं है। और अभी ये क्वेश्चन आया है आरआरबी एसआई 2024 में। लेखा इकाई बिल्कुल है, विनिमय माध्यम ये भी है, मूल्य का संचय ये भी है, तो गरीबी उन्मूलन ये मुद्रा का कार्य नहीं है। क्लियर है ना? अच्छा, मुद्रा की थोड़ी सी हम यहाँ चर्चा कर लेते हैं। मुद्रा क्या है? मुद्रा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा किसी भी दो वस्तु या दो पदार्थों का एक्सचेंज होता है। और मुद्रा का प्रारंभिक रूप क्या था हमारे इतिहास में? तो अगर हम देखेंगे हड़प्पा काल में, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में मुद्रा कैसी थी? ये वस्तु विनिमय पर आधारित थी। बार्टर प्रणाली पर आधारित थी। इसमें क्या होता था? वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। एक कमेंट कीजिए, हड़प्पन सिविलाइजेशन में वस्तु विनिमय का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या था? और वैदिक सभ्यता में भी वस्तु विनिमय ही बना रहा। यहाँ पर गाय और घोड़ा वस्तु विनिमय के सबसे महत्वपूर्ण माध्यम थे। और उसके बाद क्या होता है? धीरे धीरे यहाँ पर धातु मुद्रा आने लगती है। तो भारत की पहली ज्ञात धातु मुद्रा कौन सी थी? तो वो थी आहत मुद्रा या आघात मुद्रा। ओके, फिर उसके बाद पत्र मुद्रा, और आज की डेट में क्रेडिट मुद्रा या शाख मनी तक हम आगे बढ़ गए। इसके बारे में हम चर्चा आगे करेंगे। निम्न में से किसे पारंपरिक पद्धति ने विशेष रूप से मुद्रावत के रूप में परिभाषित किया है? ये भी अभी क्वेश्चन आया है। संकुचित मुद्रा, मुद्रा के सभी रूप, मुद्रा माना जाने वाला विनिमय का माध्यम, वित्तीय लिखत जो विनिमय के माध्यम नहीं है बल्कि स्थानापन्न है। दूसरे का डी। नेक्स्ट, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कलकत्ता और बैंक ऑफ बॉम्बे का विलय करके किस बैंक का गठन किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन न जाने कितने बार और अलग अलग स्टेप में पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या है? विलय करके किस बैंक का गठन किया गया? तो तीन बैंक थी शुरुआत में, और ये जो तीन बैंक थी ये प्रेसिडेंसी बैंक कहलाती थी, क्योंकि अंग्रेजों के जो यहाँ पर आधिपत्य था वो प्रेसिडेंसी नगरों में था। प्रेसिडेंसी नगरों में एक एक बैंक थी, तो इन तीनों बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया रखा गया। अब यहाँ इसका थोड़ा सा इतिहास देखें। बैंक ऑफ कलकत्ता या बैंक ऑफ बंगाल का गठन 1806 ईस्वी में हुआ, और इसके ये पहला प्रेसिडेंसी बैंक था। इसके बाद बैंक ऑफ बॉम्बे का गठन 1840 में, और बैंक ऑफ मद्रास का 1843 में। तो यहाँ पर, और इसका बाद में होता क्या है? 1806, 40 और 43, इन तीनों बैंकों को मिलाकर 1921 में, कब? बहुत इंपॉर्टेंट ये डेट है, 1921 में तीनों को मिला के एक कर दिया गया, और उस एक बैंक का नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल का मतलब होता है शाही, जो भी कुछ अंग्रेजों का था वो शाही शासन था, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। लेकिन जब हमारा देश आजाद हुआ तो 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करके इसका नाम कर दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर है ना? और किस समिति के आधार पर किया गया था? तो गोरावाला समिति के आधार पर। किस समिति के आधार पर? गोरावाला समिति के आधार पर। अब यहां क्वेश्चन कैसे और आया कि एसबीआई का गठन मूल रूप से किस बैंक के तौर पर हुआ? तो बैंक ऑफ कलकत्ता या बैंक ऑफ बंगाल। कब? 1806। क्लियर है ना? तो इसकी जड़ कहां पर है? 1806, बैंक ऑफ बंगाल या बैंक ऑफ कलकत्ता, तीनों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और गोरावाला समिति के आधार पर फिर 1 जुलाई 1955 को राष्ट्रीयकरण किया गया, और इसका नाम क्या हो गया?
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर है ना। नेक्स्ट, कौन सा पूरी तरह से भारतीयों द्वारा प्रबंधित पहला भारतीय बैंक था? तो देना बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, अवध कॉमर्शियल बैंक या पंजाब नेशनल बैंक। तो इसमें आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए। क्या होगा, पंजाब नेशनल बैंक। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1894 में। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर होगा 1894 में। अब यहाँ देखेंगे अवध कॉमर्शियल बैंक। तो इसमें भी एक क्वेश्चन आ जाता है। वो अवध कॉमर्शियल बैंक का क्वेश्चन कैसे आता है कि सीमित देयता के आधार पर गठित होने वाला पहला भारतीय बैंक, तो वो कौन सा था? वो अवध कॉमर्शियल बैंक था। ये सीमित देयता का मतलब क्या है कि इसमें कुछ पैसा बाहर का भी लगा हुआ था। और पंजाब नेशनल बैंक कैसा था? इसमें सारा का सारा पैसा किसका लगा हुआ था? सारा का सारा पैसा हमारे भारतीयों का लगा हुआ था। क्लियर है ना। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी कब से प्रभावी हुआ? तो कब हुआ? 1 जनवरी 1949। तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को हुआ। तो एक और यहाँ पे क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो 1 जनवरी 1949 को हुआ, तो इसमें क्या था? इसमें यह था कि ये भारतीय जो रिजर्व बैंक है आरबीआई, ये पहला ऐसा बैंक था जिसका राष्ट्रीयकरण किया गया। क्लियर। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? 1 अप्रैल 1935 को की गई। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब? 1 अप्रैल 1935 को। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एक कमीशन का गठन हुआ था, हिल्टन यंग। तो हिल्टन यंग आयोग ने कहा कि भारत में एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए। तो इस आयोग के आधार पर ही एक एक्ट आया था, आरबीआई एक्ट 1934। आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार आधार पर 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ रुपए की पूंजी से आरबीआई का गठन किया गया था। इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय मुंबई में है। प्रारंभ में ये एक प्राइवेट बैंक था, बाद में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, जो अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। एक और इसके पहले गवर्नर, आरबीआई के पहले गवर्नर सर ओसबर्न स्मिथ। तो एक कमेंट कीजिए कि जिस समय भारत आजाद हुआ उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? स्वतंत्र भारत के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? और वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन हैं? क्लियर है ना। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में किसी भी समय पूर्णकालिक उप गवर्नर की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो कितनी हो सकती है? 4 हो सकती है। क्लियर। तो यहां पे क्या होगा? 1 गवर्नर और 4 उप गवर्नर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा आरबीआई के कार्यक्षेत्र के अधीन नहीं है? तो 3 अधीन है और 1 नहीं है। और अब ये देख, ये जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे आए हुए हैं। जनता के लिए बैंकर, सरकार के लिए बैंकर, अंतिम विकल्प के रूप में ऋणदाता, मुद्रा जारी करने वाला बैंक। तो ये क्या है? इसका आंसर क्या होगा? जनता के लिए बैंकर। जनता के लिए बैंकर का काम आरबीआई नहीं करता, बाकी आरबीआई को छोड़कर कोई भी बैंक जनता के लिए बैंकर का काम करती है। ठीक है। तो यहां पर किसका खाता होता है? भारत सरकार का खाता होता है। सरकार के लिए बैंकर का काम करती है। बैंकों का अंतिम ऋणदाता है कि अगर कोई भी बैंक कहीं से भी एट लास्ट उधार लेंगे तो आरबीआई से लेंगे। इसके साथ साथ कोई भी क्षेत्र, कोई भी संस्थान बैंकिंग व्यवसाय करना चाहता है तो उसको भी अनुमति कौन देगा? वो उसको भी अनुमति आरबीआई ही देगा। मुद्रा जारी करने वाला बैंक है कौन सा है? तो मुद्रा जारी करने वाला बैंक आरबीआई। अब यहाँ पे कुछ आपको ध्यान रखना होगा, क्या कि 1 रुपए का नोट और सिक्के वो आरबीआई जारी नहीं करता, वो वित्त मंत्रालय जारी करता है। पहले क्वेश्चन आता था अभी भी कि 1 रुपए के नोट पर किसके सिग्नेचर होते हैं? तो वित्त सचिव के सिग्नेचर होते हैं। 2 रुपए से अधिक
के नोट कौन जारी करता है? तो 2 रुपए से अधिक के नोट आरबीआई जारी करता है। और इसके लिए क्या होता है, एक सिस्टम है, न्यूनतम कोष प्रणाली हम अपनाते हैं। और न्यूनतम कोष प्रणाली 1956 से अपना रहे हैं। इसमें क्या होता है न्यूनतम कोष प्रणाली में कि किसी भी समय 200 करोड़ रुपया सरकारी प्रतिभूति या गोल्ड या किसी भी अन्य धातु के रूप में इतना हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, तो 200 करोड़ रुपए से कम नहीं होना चाहिए। किस किस फॉर्मेट में? गोल्ड या विदेशी करेंसी के रूप में। और इसमें क्या होता है 115 करोड़ और प्लस 85 करोड़। इसमें 115 करोड़ गोल्ड, स्वर्ण या कोई अन्य धातु के रूप में हमारे पास होना चाहिए। और 85 करोड़ जो रुपया है वो विदेशी करेंसी या विदेशी प्रतिभूति के रूप में हमारे पास हमेशा होना चाहिए। क्लियर हो गया ना? तो यहां पे क्या याद रखना होगा आपको कि मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास है? मुद्रा जारी करने का अधिकार आरबीआई के पास है। और 1956 से कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो न्यूनतम कोष प्रणाली अपनाई जाती है। क्लियर है ना? तो नेक्स्ट, किसका कार्य हर समय बैंकों को उधार देने के लिए तैयार रहना है और इसीलिए इसे अंतिम ऋणदाता कहा जाता है। इस पर अभी हम चर्चा कर चुके हैं। अंतिम ऋणदाता किसे कहा जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन उच्च शक्ति मुद्रा को समुचित रूप से परिभाषित करता है? तो उच्च शक्ति मुद्रा केंद्रीय बैंक द्वारा जारी मुद्रा जिसे जनता या वाणिज्यिक बैंकों द्वारा धारित किया जा सकता है, परिवारों या व्यक्तियों से एकत्र किया गया और बैंक में जमा किया गया धन, कुल सरकारी उपभोग का अधिशेष, परिवारों या व्यक्तियों द्वारा उपभोग किया गया धन। जल्दी से कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? केंद्रीय बैंक द्वारा जारी मुद्रा जिसे जनता या वाणिज्यिक बैंकों द्वारा धारित किया जा सकता है। अरे यार, तो इसका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा नगद आरक्षित अनुपात पद को उचित तरीके से परिभाषित करता है? नगद आरक्षित अनुपात CRR, कैश रिजर्व रेशियो, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि CRR को कौन उचित तरीके से परिभाषित करता है? बैंक में तरल निधियों का प्रतिशत, जमा का वह प्रतिशत जो किसी बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के पास नगद आरक्षित के रूप में रखना होता है, बैंक की देयताएं जिनके लिए भुगतान करने की आवश्यकता होती है, फर्मों के व्यय से जमा राशियों का अनुपात। तो इसका आंसर क्या होगा? जमा का वह प्रतिशत जो बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के पास एक निश्चित जमा राशि के रूप में रखना पड़ता है। और ये अभी इसकी जो लिमिट है मैक्सिमम 15% है। और कमेंट कीजिए कि वर्तमान में CRR कितना है। ओके, नेक्स्ट, कौन बैंकिंग प्रणाली में धन का विस्तार या संकुचन करने और ब्याज दरों को प्रभावित करने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा की जाने वाली सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री को संदर्भित करता है? तो कौन संदर्भित करता है? उसे क्या कहते हैं? उसे ओपन मार्केट कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? खुला बाजार परिचालन। तो खुला बाजार परिचालन में क्या होता है? सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और फरोख्त होती है। इसके साथ साथ ट्रेजरी बिल की बिक्री भी किसके तहत होती है? वो खुला बाजार के तहत की जाती है। निम्न में से कौन सी इकाई भारत में शाख नियंत्रण का कार्य करती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, आसान है, लेकिन शाख नियंत्रण का काम कौन करती है? तो आरबीआई। आरबीआई क्या करती है? शाख नियंत्रण का भी काम करती है। शाख नियंत्रण में क्या होता है? इसके तहत विभिन्न नीतियां अपनाई जाती हैं। CRR, SLR, रेपो, रिवर्स रेपो कितना होगा इसे हम आगे जानेंगे कैसे होगा। भारतीय रिजर्व बैंक की मुख्य भूमिका क्या है? यह निजी क्षेत्र वाले उद्योगों को निधि प्रदान करता है, यह भारत में वित्तीय क्षेत्र का समेकित पर्यवेक्षण करता है, यह बैंकिंग क्षेत्र द्वारा उत्पन्न लाभ को बनाए रखता है, यह सभी लोगों को पैसा उधार देता है। तो क्या होगा?
यह भारत में वित्तीय क्षेत्र का समेकित पर्यवेक्षण करता है कि अगर कोई भी संस्थान बैंकिंग व्यवसाय अपनाना चाहेगा तो वो कौन, वो किसके द्वारा, वो आरबीआई के द्वारा होगा। ओके, बैंकिंग क्षेत्र में एसएलआर का पूर्ण रूप क्या है, तो क्या है, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। क्या होगा, स्टैच्यूटरी, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, लिक्विडिटी रेशियो। अब आपको क्या याद रखना है, कैसे याद रखना है, एक होता है सीआरआर और एक एसएलआर, ये दोनों लगभग साथ साथ चलते हैं। कैश रिजर्व रेशियो और स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसमें क्या होता है, जब कोई भी संस्थान बैंकिंग व्यवसाय करना चाहता है तो आरबीआई के दिशा निर्देश होते हैं। इसमें क्या होता है कि उसे एक निश्चित जमा राशि स्वयं अपने पास रखनी होती है, उसे कहा जाता है एसएलआर। और जब आरबीआई के पास रखनी होती है जो निश्चित जमा राशि, उसे कहा जाता है सीआरआर। इसको कैसे याद रखेंगे, एसएल शेल्फ, और शेल्फ माने स्वयं, कि जो एक निश्चित जमा राशि अपने पास रखना होता है तो वो एसएलआर, और आरबीआई के पास सीआरआर। निम्न में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का एक अंग नहीं है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट। तो इसमें क्या है, ये कौन लगा, ये किसका काम है, ये भारत सरकार का काम है, जीएसटी। अब यहाँ पे हम आपको ये सीआरआर और एसएलआर के बारे में बता चुके हैं। बैंक रेट क्या होता है, बैंक दर क्या होता है, तो जब कोई भी बैंक आरबीआई से जो पैसा उधार लेता है तो आरबीआई जिस दर पर पैसा उधार देता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है बैंक रेट। क्लियर। नेक्स्ट, आरक्षित नगदी निधि अनुपात क्या है, वही है, उसी संबंधित हो गया सीआरआर। तो क्या होगा, ये वह भाग जो बैंक बाजार में निवेशित कर सकते हैं, नहीं, वाणिज्यिक बैंकों की जमा राशियों का वह न्यूनतम अंश जिसे वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई के पास रखना होता है। तो आगे पढ़ने की जरूरत है नहीं। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक रेपो दर का उपयोग किस प्रकार करता है। इसका आंसर देने से पहले थोड़ा सा इन्फ्लेशन के बारे में चर्चा कर ले। वैसे अगला जो वीडियो आएगा वो इन्फ्लेशन पर ही होगा। मुद्रास्फीति तो वहां हम डिटेल में आपको समझाएंगे, यहाँ केवल हम वो बता दे रहे कि आपको इसको याद और ध्यान कैसे रखना है। मुद्रास्फीति को जन सामान्य की भाषा में कहा जाता है महंगाई। महंगाई कब आती है, जब आपके पास धन अर्थात मुद्रा ज्यादा हो, जब हमारे पास पैसा ज्यादा हो, धन या मुद्रा ज्यादा हो तो हम ज्यादा वस्तुएं क्रय करना चाहेंगे। जब ज्यादा वस्तुएं खरीदना चाहेंगे तो क्या होगा, महंगाई आएगी। जब हमारे पास पैसा नहीं हो, हम खरीदने को तैयार ना हो तो क्या होगा, तो वस्तु उत्पाद बिकेगा नहीं। जब बिकेगा नहीं तो मंदी आएगी। अब हमारे पास पैसा बहुत ज्यादा है, पैसा ज्यादा है तो हमने क्या किया, सारा कुछ खरीदने लगे। जब बहुत कुछ खरीदने लगे तो क्या होगा, वस्तु और सेवाएं महंगी हो जाएंगी। तो उसे क्या कहा जाता है, उसे मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन कहा जाता है। तो यहां ध्यान रखना है क्या होगा, धन या मुद्रा में वृद्धि हो जाए। अब यहां रेपो किसे कहते हैं, यह समझ लो कि रेपो रेट क्या है। अगर कोई भी बैंक अपने अल्पकाल के लिए, छोटे से समय के लिए आरबीआई से जो पैसा उधार लेता है तो आरबीआई जो रेट लगाता है, जो ब्याज दर लगाता है, उस ब्याज दर को कहा जाता है रेपो रेट। क्लियर है ना। अब यहां पर क्या है, अगर रेपो रेट, ध्यान देना, रेपो रेट वो बढ़ा दे, रेपो रेट बढ़ा दे अर्थात थोड़ा सा पैसा हम उधार लेना कम कर देंगे। क्यों, क्योंकि ब्याज दरें ज्यादा हो जाएंगी। जब ब्याज दरें ज्यादा हो जाएंगी, पैसा इंसान के पास, लोगों के पास कम होगा तो मुद्रास्फीति थोड़ी सी नियंत्रित होगी। अब यहां देखेंगे क्या होगा इसका आंसर। तो बैंकों के लिए उधारी अधिक महंगा बनाने के लिए रेपो दर में वृद्धि करके क्या कर सकते हैं, हम मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। यदि समझ में आया हो तो कमेंट अवश्य कीजिए कि समझ में आया या नहीं आया। तो आगे पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है। ओके।
इनमें से कौन सा पशु भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह पर मौजूद है? तो इसमें क्या है? इसमें बाघ है। बाघ किसके साथ है? एक ताड़ के वृक्ष के साथ है, और ये हमने ब्रिटेन से लिया है। जब ब्रिटेन से हमने ये प्रतीक चिन्ह लिया था तो ब्रिटेन के प्रतीक चिन्ह में क्या था? एक शेर था। क्योंकि हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है तो हमने क्या लिया? हमने वहां पर बाघ ले लिया। ओके, नेक्स्ट, इनमें से कौन सा नियामक निकाय भारत में एकमात्र नोट जारी करने वाला प्राधिकरण है? इस पे हम चर्चा पीछे हम कर चुके हैं, भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट, मुद्रास्फीति से निपटने के लिए आरबीआई द्वारा इनमें से कौन से उपाय अपनाए जाने की संभावना है? सीआरआर में वृद्धि, रेपो रेट में वृद्धि। आप समझ गए होंगे, जल्दी से कमेंट कीजिए। क्या है कि अगर सीआरआर बढ़ा देंगे दैट मीन्स कोई भी बैंक को अपने पास पैसा ज्यादा रखना होगा। जब अपने पास पैसा ज्यादा रखना होगा तो मार्केट में वो कम लेके आएगा, मार्केट में कम लेके आएगा, मार्केट में पैसा कम होगा, पैसा कम होगा, लोगों के पास पैसा कम होगा, लोगों के पास पैसा कम होगा, परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, वस्तुएं कम बिकेंगी, कम बिकेंगी तो महंगाई थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो सीआरआर में वृद्धि, रेपो दर में तो वृद्धि उसे करना ही होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। ओके, वर्ष 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो बहुत बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। एक कमेंट कीजिए कि इस समय किसकी सरकार थी? जल्दी से कमेंट कीजिए कि इस समय किस पार्टी की सरकार थी। ओके, तो इंदिरा गांधी की। और एक और यहां पे कमेंट करेंगे कि 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद फिर दोबारा से एक बार और राष्ट्रीयकरण किया गया, वो कब किया गया और कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, और ये राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया? बैंकों का मुख्य उद्देश्य होता है जनता की समस्याओं को सुनना, जनता को वित्त मुहैया कराना। यहाँ पर जो बैंक्स थी वो अपने सामाजिक दायित्वों को पूरा नहीं कर पा रही थी, तो इंदिरा गांधी जी की सरकार ने क्या किया? बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, जिससे कि यहाँ पे टारगेट दिया गया कि आप जिन व्यक्तियों के पास अभाव है वहां पर वो सुविधाएं पहुंचाई जाएं। निम्न में से कौन सा बैंक ऑफ बड़ौदा के संस्थापक थे? तो महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय। नेक्स्ट, इनमें से किस संस्थान ने 1992 में पायलट आधार पर भारत में माइक्रो फाइनेंसिंग गतिविधि शुरू की थी? नाबार्ड, सिडबी, आईआईएफसीएल या आईएफसीएल? तो इसका आंसर क्या होगा? नाबार्ड। क्या होगा इसका आंसर? नाबार्ड। अब नाबार्ड के बारे में थोड़ा सा, नेशनल बैंकिंग फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे इसी में इसका अर्थ है कि ये बैंक किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए और गांव, ग्रामीण और कृषि आधारित उद्योगों को वित्त की सुविधा मुहैया कराने के लिए 1982 में, कब किया गया था? 1982 में शिवरामन समिति के आधार पर इसका गठन किया गया था। किस समिति के आधार पर नाबार्ड की स्थापना हुई? शिवरामन समिति के आधार पर। कब स्थापना हुई? तो 1982। किस लिए? छोटे, कुटीर और लघु उद्योगों, ग्रामीण उद्योगों को फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए। इसका मुख्यालय कहां है? तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट, एनबीएफसी का पूर्ण रूप क्या है? तो एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कमोडिटी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कमीशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। इसमें क्या होता है? ये एक ऐसे संस्थान होते हैं जिनको बैंकों का लाइसेंस तो नहीं होता लेकिन वो बैंकिंग की सेवाएं दे रहे होते हैं। ओके, मुद्रा का पूर्ण रूप क्या है? तो मुद्रा का पूर्ण रूप क्या है? मीडियम यूनिट्स डेवलपमेंट रेगुलेटरी एसोसिएशन, माइक्रो यूनिट्स डेवलपिंग एंड रेगुलेटरी एजेंसी, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। इसका आंसर क्या होगा? माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस
एजेंसी, क्लियर है ना। इसका प्रारंभ हमारी मोदी जी की सरकार ने 2015 में किया था। छोटे बहुत लघु उद्योग या ऐसे लोग जिनके लिए कोई सुविधाएं नहीं थी, उन लोगों को लोन देने के लिए इसका शुभारंभ किया गया था। तो नेक्स्ट, इनमें से किस वित्तीय संस्थान का मुख्य उद्देश्य भारत की ग्रामीण अवसंरचना हेतु निधि उपलब्ध कराना है? जल्दी से कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। अभी हम पीछे बता चुके हैं, तो क्या होगा इसका आंसर? नाबार्ड। ओके। निम्न में से कौन सा देश बिटकॉइन को वैध मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो इनमें से कौन सा है? अल सल्वाडोर। एक आंसर, एक क्वेश्चन है ये कि अल सल्वाडोर कहां पर स्थित है? आप कमेंट कीजिए। थोड़ा सा हम हिंट दे रहे हैं, ये अमेरिका महाद्वीप में है। और कौन से अमेरिका? उत्तरी, दक्षिणी या फिर मध्य? अल सल्वाडोर। बिटकॉइन क्या है? ये एक क्रिप्टो करेंसी है। ओके। विजया बैंक और देना बैंक का विलय इनमें से किस में हुआ? तो किस में हुआ था? बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ था। कब हुआ था? 2019 में हुआ था। नेक्स्ट, नीचे दिए गए विकल्पों में से नाबार्ड का सही पूर्ण रूप क्या है? इसका आंसर हम नहीं देंगे, आप देंगे। कमेंट कीजिए, क्योंकि हम पीछे बता चुके हैं। इसका आंसर क्या होगा? कमेंट कीजिए। ओके। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सिडबी का सही पूर्ण रूप है? तो सिडबी का सही पूर्ण रूप क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डोमेस्टिक बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंटर डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये सिडबी क्या है? सिडबी में लग रहा होगा स्मॉल इंडस्ट्री, ऐसे ही ध्यान रखेंगे कि छोटे और लघु उद्योगों को वित्त की सुविधा मुहैया कराने के लिए सिडबी का गठन किया गया था 1990 में। कब किया गया? 1990 में। और इसका मुख्यालय लखनऊ में है। इसका मुख्यालय कहां है? इसका मुख्यालय लखनऊ में। अक्सर यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जितनी भी बैंकिंग संस्थाएं हैं उनमें से मैक्सिमम के मुख्यालय मुंबई में है, लेकिन इसका मुख्यालय कहां है? लखनऊ। नेक्स्ट, इनमें से किस समिति का गठन बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु किया गया? तो किसका किया गया? मल्होत्रा, चलैया, नरसिम्हन और केलकर। तो नरसिम्हन समिति। किसका? नरसिम्हन समिति। अब एक आप ये देखो, मल्होत्रा समिति किससे संबंधित थी? बीमा क्षेत्र में। चलैया समिति कर सुधार। वैसे ये वाला हम पीछे बता चुके हैं। आप कमेंट कीजिए कि केलकर समिति किससे संबंधित थी। पीछे वाले वीडियो में हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ा चुके हैं। नेक्स्ट, भारतीय मुद्रा के नोट कहां मुद्रित किए जाते हैं? तो निम्न में से कहां मुद्रित किए जाते हैं? नासिक में। नासिक के साथ साथ मध्य प्रदेश में एक जगह है देवास, वहां पर भी ये मुद्रित किए जाते हैं। निम्न में से किसका चित्र 200 रुपए के भारतीय नोट पर मुद्रित किया गया है? तो 200 रुपए के नोट पर लाल किला, एलोरा, मंगलयान या सांची का स्तूप। तो यहाँ पे क्या है? सांची का स्तूप। ये कहाँ बना हुआ है? ये मध्य प्रदेश में बना हुआ है सांची का स्तूप। बेहतरीन है। इसके साथ साथ यहाँ तो केवल 200 रुपया है, लेकिन ये क्वेश्चन कई बार आया है, कभी 100, कभी 200, कभी कोई। तो आप इसे तैयार कैसे करेंगे? तो इसको कैसे तैयार करेंगे, इसके लिए एक अगली भारतीय नोटों के रंग और उन पर छपे चित्र। तो 10 रुपए का कलर कौन सा है? चॉकलेट ब्राउन। इसमें क्या है? कोणार्क का सूर्य मंदिर। 20 रुपए हरित पीला, एलोरा की गुफाएं। 50 रुपए फ्लोरोसेंट ब्लू, हम्पी का पत्थर से बना रथ। 100 रुपए लेवेंडर, रानी का बाव। 200 रुपए ब्राइट येलो, सांची स्तूप। 500 रुपए स्टोन ग्रे, लाल किला। 2000 रुपए मेजेंटा और 2000 रुपए पे किसका था? तो मंगलयान। क्लियर है ना? आगे, निम्न में से कौन सा वाणिज्यिक बैंकों का द्वितीय कार्य है? तो 3 प्राथमिक काम होंगे और 1 द्वितीय काम होगा। ऋण प्रदान करना प्राथमिक काम है,
चालू खाताएं जमा स्वीकार करना प्राथमिक काम है, सावधि जमाएं स्वीकार करना प्राथमिक काम है, एजेंसी के रूप में कार्य करना ये कैसा है, ये द्वितीय कार्य है। क्लियर है ना। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई, तो कब हुई, 2 अक्टूबर 1975 को। वो डेट कौन सी थी, 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। और कितने जगह पर की गई थी, तो 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोले गए शुरुआत में। कौन कौन से थे वो, गोरखपुर और मुरादाबाद, जयपुर, मालदा, भिवानी। 5 जगह पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। निम्न में से कौन सा एक विदेशी बैंक है, HDFC, कैनरा, ये इंडियन है, एक्सिस यहीं का है, तो BNP परिवास ये कहाँ का है बैंक, तो ये बैंक फ्रांस का है। भारत के औद्योगिक विकास के संदर्भ में विकास बैंकों का मुख्य कार्य क्या है, तो विकास बैंकों का मुख्य कार्य है औद्योगिक परियोजनाओं और अवसंरचना विकास के लिए दीर्घकालीन वित्त पोषण और समर्थन प्रदान करना। बाकी की पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये क्या कहलाते हैं, ये डेवलपमेंट बैंक कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल कौन कौन हो जाएगा, IDBI, SIDBI और नाबार्ड। ओके, क्लियर है ना। आई होप आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।